नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 55 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे पॉलिटी में हमारा जो 7 नंबर का यूनिट था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो चैप्टर था इस यूनिट का, इसको ख़त्म कर दिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 4 नंबर का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले यूनिट का, जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले मैं आपको ना फाइनेंस कमीशन क्या होता है वो ऊपर एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके घर में आपके घर में कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में ना एग्जांपल मान लो कि आपके पापा एक, आपकी माँ है, आप हो, आपके एक भाई है, एक बहन है, 5 हो गए। आपके दादा है, दादी, कितने लोग हैं टोटल? 4 5 6 7। आपके घर में 7 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ एक ही बंदा है, आपके पापा। समझ गए? और आपकी माँ भी चलो कमाने वाली है। तो अभी आप तीनों भी आप स्कूल में हो, आपकी बहन कॉलेज में है, आपका दूसरा भाई मेडिकल में है। समझ गए? दादा दादी वो बीमार है, उनको भी पैसा चाहिए। कमाने वाले 2 लोग हैं, इनको दोनों को 10 10 हज़ार पेमेंट है फॉर एग्जांपल। तो इनको कितना पैसे हो गए? इनको 20,000 पैसे हो गए। अब ये 20,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं और इनका कॉलेज वॉलेज बहुत ज़्यादा, समझ गए क्या? मतलब खर्चा है। माँ बाप को भी खर्चा है, आपके मित्र माँ बाप को भी खर्चा है और उनको बेटों को भी खर्चा है, मतलब आपको भी खर्चा है, माँ बाप को करना पड़ रहा है। अब ये 20,000 में सारा मैनेज करना है। तो घर में क्या होगा? घर में आप एक कोई बंदा होता होगा, जैसे आपके पापा के पापा है या आपके पापा या आपकी माँ है। बाकी लोग तो पैसे उड़ाते होंगे, पर ऐसा एक बंदा होगा जो पूरे पैसे की स्क्रूटिनी करता हो। स्क्रूटिनी मतलब क्या? वो देखता होगा कि इनकम कितने आ रहे हैं, अच्छा इतनी, तो इतने पैसे हमें इस पे खर्च करने चाहिए। ये बच्चा जो है 1 नंबर का, इसको इतने पैसे देने चाहिए, दूसरे बच्चे को इतने देने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक बच्चे को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उसको ज़्यादा पढ़ा रहे, दूसरे को कम पढ़ा रहे। तो ऐसा ना जो है ना, इनजस्टिस भी नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सबको साथ, मतलब इक्वल पैसे हम सब पे खर्चने चाहिए। बैलेंस कैसे मेंटेन रखना चाहिए, वैसे रिकमेंडेशन करेंगी वो। जैसे आपकी माँ है ना, वो आपके पापा को बोलेंगे चलो हम एक काम करेंगे, हम ना मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते 20,000 में, हम एक काम करते हैं, इसको दूसरा एडमिशन लेके देते बीएससी, दूसरा कोई उसको बीबीए का एडमिशन लेके देते हैं दूसरे बच्चे को। तो ऐसा जो है ना आपके घर में, फॉर एग्जांपल आपकी माँ फाइनेंशियल जो मैटर है उसको स्क्रूटिनी करती होंगी और उससे रिलेटेड अच्छे रिकमेंडेशन देती होगी आपके पापा को एग्जाम्पल, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सकें। उसी तरह हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर है, और बाकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये जो टैक्स आता है ना, इनकमिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, बराबर ना। तो ये जो CGST आता है, पहले तो अलग था, अभी फ़िलहाल GST आए तो CGST आता है। उसके बाद ये SGST आता है, सेंट्रल GST। उसके बाद IGST आता है, इंटीग्रेटेड GST। अब जो पैसा आता है, तो ये पैसे में स्टेट को कितना शेयर देना चाहिए? मतलब जो हमारे देश में टैक्स इकट्ठा होता है तो उसमें स्टेट को कितना शेयर्स देना, उसमें से कितना शेयर स्टेट को देना चाहिए। समझ गए? स्टेट में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो कैसा खर्चा होगा, मतलब बाकी जो चीज़ है यूनियन गवर्नमेंट ने पैसा कैसा खर्चा करना चाहिए, कैसा बढ़ाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें ना, इसकी रिकमेंडेशन के लिए, ये रिकमेंडेशन देने के लिए, मतलब आपका जो फाइनेंशियल चीज़ें चल रही है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने के लिए हर 5 साल में, हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है हमारे देश में। और वो फाइनेंस कमीशन अगले 5 साल तक रिकमेंडेशन देता है हमारे देश में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जितना टैक्स इकट्ठा किया जाता है ना, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें जितना टैक्स इकट्ठा किया जाता है उसका ना 42% उसको वापस मिलता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखता है। तो ये जो 42 है ना % टैक्स, समझ गए? पहले वो कम था, बाद में 14 फाइनेंस कमीशन, जो 14 नंबर का फाइनेंस कमीशन जो आया था ना, उसने बताया था कि 42% आप स्टेट को रहने दो। तो समझ गए? तो फिर अभी फिलहाल क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टैक्स आता है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर 100 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ किसी महीने में, तो 42 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट वापस इनको कर देगा, बाकी वो अपने पास रख लेगा देश चलाने के लिए। समझ गए? तो ऐसी जो चीज़ें ना, ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है हर 5 साल में, और वो हर 5 साल में रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, आप ये काम करो, ऐसा काम करो। समझ गए अभी आप? ये हमने एक बेसिक देख लिया ओवरव्यू। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एकदम फैक्चुअल देखते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की 2 आर्टिकल इससे डील करते हैं। पहला जो आर्टिकल है उसका नाम है फाइनेंस का आर्टिकल 228 नहीं, एक्चुअली आर्टिकल 280 जो आर्टिकल है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। उसके बाद ये 281 जो है, ये फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती उससे रिलेटेड चीज़ों से डील करता है। मतलब रिकमेंडेशन मैंने बताया ना, इसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है। तो हमारे देश में जो फाइनेंस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली आर्टिकल 280 में
जो आर्टिकल 280 वो फाइनेंस कमीशन क्या होता है उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 281 जो है 281 जो है वो बोलता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन क्या क्या दे सकता है, कैसे कैसे दे सकता है, वो सारी बात इसमें की जाती है आर्टिकल 281 में। समझ गए आप? आगे चलते हैं। आगे देखो, अभी ये जो 2 आर्टिकल है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 281 इसको हमने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन क्या होता है। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने देखा आर्टिकल 280 में, एक्चुअली मैंने तो ऊपर आपको आइडिया बता दी एग्जैक्ट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और रिकमेंडेशंस क्या क्या रिकमेंडेशन देता है, फंक्शन क्या है, कंपोजिशन मतलब कितने लोग होते हैं उसमें, उसको अपॉइंट कौन करता है, समझ गए, उसको निकालता कौन है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एडवाइजरी रोल, ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो रोल है, ये जो रिकमेंडेशन देता है, क्या ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है या गवर्नमेंट सिर्फ उसको ऊपर मतलब सिर्फ एडवाइजर एज एडवाइजर लेता है, मतलब रिकमेंडेशन को फॉलो करना गवर्नमेंट का कंपल्शन है क्या, गवर्नमेंट को बाइंडिंग है क्या वो चीज़, या सिर्फ रिकमेंडेशन देंगे और गवर्नमेंट को अगर लगा तो वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ले रहे, ये भी देखना है। और उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है ना, ये मतलब मैंने बताया ना हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन गठित होता है। अब फिलहाल जो 2020 से 2025 तक जो फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है, अब 2017 में हो चुका है वो, उसका नाम 15 मतलब 2017 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है और ये काम करेगा 2020 से लेकर 2025 तक। तो इसका नाम है 15 फाइनेंस कमीशन। इसके चेयरमैन कौन है, कितने मेंबर्स इसमें, इसका काम कौन सा है, समझ गए? तो ये चीज़ है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऐसे 5 चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी मोटे मोटे तौर पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल 280 जो आर्टिकल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फाइनेंस कमीशन एज क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब का टाइटल है, मतलब एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हर 5 साल में, जैसे मैंने बताया था आपको, 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये फाइनेंस कमीशन को गठित करते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्विजेजेस फाइनेंस कमीशन एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। हमारा जो फिस्कल मतलब क्या, फेडरलिज्म मतलब क्या, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है ये साथ में जो काम करते हैं मिलके, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। जो पता था हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो फेडरलिज्म है इसकी जो बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल मतलब पैसे वाली, तो फॉर एग्जाम्पल एक पैसे वाली बैलेंसिंग व्हील है स्टेट और यूनियन की, ये व्हील है, ऐसे एक पहिया है, समझ गए? तो फाइनेंस कमीशन क्या है, ये घूमती हुई बैलेंसिंग व्हील है फिस्कल पैसे वाली, किसकी, स्टेट और इसकी, ये स्टेट और यूनियन की, समझ गए? फेडरलिज्म मतलब हमारे देश की पैसों की बैलेंसिंग व्हील है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसको घूमती रहती है, मतलब समझ गए अभी आप? एसेंस ये है इनका बोलने का कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो पैसे से रिलेटेड सारे मैटर को मतलब रिकमेंड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के जो इकोनॉमी के हिसाब से। मिनिस्टर ऑफ क्वेश्चन आएगा आपको, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कितने साल में ये होता है, कंस्टिट्यूट होता है? हर 5 साल में होता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ये किसको बोला गया है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया है। और फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है? तो क्वासी जुडिशियल बॉडी, समझ गए? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तभी इसको बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, बट ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। अब साला ये क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है ये आपको बताता हूँ। क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होती है? वो नॉन जुडिशियल बॉडी होती है विच कैन इंटरप्ट द लॉ। मतलब जो ऐसे बॉडीज़, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉ को मतलब इंटरप्ट कर सकते हैं, लॉ को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, बट वो जुडिशियल बॉडी नहीं होती, समझ गए? जैसे आप देखो जुडिशियल बॉडी आर इंस्टीट्यूशंस विच हैव पावर टू इन्फोर्स द लॉ बट नॉट इन कोर्ट्स। इनके पास ना लॉ को ये करने का पावर है, मतलब लॉ को इन्फोर्स करने का पावर है। जैसे कि देखो यहाँ पे इंक्वायर, दिस बॉडीज कैन इंक्वायर इन विच केस समन एंड अवर द लीगल पेन टेस्ट टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। मतलब इनको अगर कर लगता है किसने कुछ धांधलेबाजी किया, किसने कुछ झोल किया, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को वो बुला सकते हैं, उधर उनके लोगों को इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनको टाइम देके वो समन कर मतलब बुला सकते हैं, या उनको पेनल्टी लगा सकते हैं, समझ गए? इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, समझ गए? और उनके पास लिमिटेड जुडिशियल पावर होती है इन स्पेसिफाइड एरिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारा जो ये नेटवर्क इंटरनेट होता है सबका सब, समझ रहे क्या? तो इंटरनेट का जो लाइसेंस वगैरह होता है, सारे जो चीज़ें होती है ना इंटरनेट से रिलेटेड, लाइसेंसिंग या जो
क्या बोलते हैं इसको, ये जो होता है स्पेक्ट्रम होता है, देखो मतलब जैसे आप आइडिया यूज़ कर रहे हो तो आइडिया का जब आप रिचार्ज करते हो देखो उसमें आता है मुंबई रिचार्ज करना है आपको, मुंबई या गोवा जैसे या गुजरात, ऐसे अलग अलग जो होते हैं ना वो हमारे देश के स्पेक्ट्रम होते हैं, उसके लाइसेंसिंग होती है, वो लाइसेंस दिया जाता है हर एक कंपनी को भेज जाता है। तो अगर उसमें या इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे 3G 4G ये इंटरनेट के पैक होते हैं, इसका पैसा होता है। अगर ये ट्राई नाम की बॉडी है हमारे देश में, ये ट्राई नाम की बॉडी है, ये अगर टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ गई, अगर इसके बॉडी के पास ये इनके पास भी जुडिशियल मतलब नॉन जुडिशियल ये भी है, क्या बोलते हैं कॉस्ट जुडिशियल बॉडी है, ये भी फाइन लगा सकती है, किसी को भी पेनल्टी लगा सकती है। आपने सुना होगा इन्होंने वोडाफोन को लगभग मतलब कितना 5,000 करोड़ का फाइन मारा था, क्योंकि इनके पास भी पावर है, कॉस्ट जुडिशियल बॉडी है, इनके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन समन करने को, और इनको लगता है किसी ने कुछ झोल किया है तो ये भी वहाँ पे पेनल्टी लगा सकती है। समझ गए, ये बस एग्जाम्पल था। अब समझ गए कॉस्ट जुडिशियल बॉडी क्या होती है। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल को डील करता है, वो डील करता है आर्टिकल 280। उसके बाद फाइनल कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है और एक कॉस्ट जुडिशियल बॉडी। फाइनेंशियल कमीशन कितने साल के बाद एस्टेब्लिश होता है, हर 5 साल के बाद। कौन एस्टेब्लिश करता है फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, कंस्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है, फाइनेंस कमीशन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। और बैलेंसिंग विल ऑफ फिजिकल फेडरेशन किसको कहा जाता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। 3 और 3 6, देखो 6 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में बन गए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो यहाँ पे, अब तक जितने फाइनेंस कमीशन बने देखो यहाँ पे, पहले फाइनेंस कमीशन गठित कब हुआ था, क्वेश्चन आता है। पहला हुआ था 1951 में, 1950 में नहीं हुआ था, 51 में हुआ था। और ऑपरेशनल कब था ये, 52 से लेकर 57 तक ये काम काज में था, मतलब काम में था ये, पर चालू बहुत जल्द मतलब बनाया गया था 1 साल पहले ही, पर बाद में ऑपरेशनल कम था ये, 1952 से लेकर 57 तक था। पहला था ये 51 में गठित हुआ था। चेयरमैन का क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या था, केसी न्योगी थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अभी का 15 फाइनेंस कमीशन जो है ये 2020 से लेकर 25 तक काम करेगा, 2020 से लेकर 25 तक काम करेगा, पर इसका गठन हुआ है 2017 में ही। इसके जो एन के सिंह नाम का जो बंदा है, या आगे देखते हुए दिखाता था मैं आपको, ये इसके चेयरमैन है, समझ गया। तो इस तरीके से हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको एकदम देख लिया, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिया। कंपोजिशन देखते हैं आगे। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना एक बॉडी होती है, उसमें कितने लोग होते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह जो होते हैं ना उसमें जैसे बंदे होते हैं, वैसे फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 होते हैं, एक चेयरमैन 4 मेंबर होंगे। उसके बाद उनका जो है देखो, दे होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनके भगवान होते हैं, वो जब तक बोलेंगे तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन। पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि जो चेयरमैन होंगे और उनके जो अदर मेंबर्स होंगे इनका क्वालिफिकेशन, मतलब कि इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस बेसिस पे इनको ये पद दिया जाएगा, इनको समझ रहेगा क्या क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए इस पद को एक्वायर करने के लिए, तो वो भी आगे दिया हुआ है। तो फिलहाल समझ गया। अभी कंपोजिशन में क्या है, कितने लोग होते हैं फाइनेंस कमीशन में, एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 क्या होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। री एलिजिबल है क्या, हाँ है। आगे यहाँ पे देखिए कंपोजिशन क्या है इसका, मतलब जो बताया मैंने आपको कंपोजिशन में एलिजिबिलिटी क्या क्या है इनकी। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके जो मेंबर है चेयरमैन एंड 4 मेंबर, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बट इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले क्या है, ये एक तो क्या होना चाहिए, मतलब ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए उसके पास, उस बंदे के पास, तभी वो फाइनेंस कमीशन का एक तो मेंबर बन सकता है या चेयरमैन बन सकता है। सबसे पहले क्या है, वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज, मतलब एक तो वो जज ऑफ हाई कोर्ट रह चुका होना चाहिए, या जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो उसके पास चाहिए, समझ गए। दूसरा, अ पर्सन हु हैज स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट का जो है फाइनेंस अकाउंट जो है इसका एक स्पेसिफाइड नॉलेज है। या तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा बंदा जिसको हमारा जो देश का जो फाइनेंशियल मैटर्स है सारे उसमें एकदम वाइल्ड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। चौथी चीज़, या ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, रघुराम राजन टाइप या मनमोहन सिंह टाइप, ऐसा बंदा जिसके पास जो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। तो ऐसे 4 टाइप के अगर कोई बंदा है, कोई भी इंसान है, उसके पास अगर ये 4 में से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है, मतलब एक उसको ये क्वालिफाई करता है इस चीज़ को, जैसे अगर वो किसी हाईकोर्ट का जज रह चुका है, या उसको जज रहने मतलब बनने के काबिल था, ये क्वालिफाइड था ये जज बनने के लिए, या उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है फाइनेंशियल अकाउंट में, या इसके पास एक्सपीरियंस है, वाइल्ड एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स एंड उसके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में, या ऐसा बंदा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है इकोनॉमिक्स की।
ऐसे चार में से कोई भी मतलब चार में से कोई भी एक चीज़ अगर किसी भी बंदे के पास है तो फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है या मेंबर है इसको ये इस पद को मतलब ग्रहण कर सकता है, इसको ये क्वालिफाइड है उस पद के लिए। समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे फाइनेंस कमीशन जो है इसका कंपोजिशन देख लिया। आगे इसके जो फंक्शन और रोल वो देखते हैं। रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना ये आर्टिकल 281 में दिया हुआ है। आर्टिकल 281 में दिया हुआ है कि रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड उसके मतलब क्या क्या रिकमेंड करता है वो। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन फॉलोइंग मैटर। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये रिकमेंडेशन किसको करते हैं? पार्लियामेंट को करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करते हैं क्योंकि इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन से मैटर में ये रिकमेंडेशन करते हैं? यहाँ पे देखो ऊपर तो और मतलब तीन चीज़ें मुख्यतः, इन तीन चीज़ों पे ही रिकमेंडेशन करते हैं। सबसे पहले क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो नेट टैक्स मतलब जो पैसा जितना भी टैक्स में जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, समझे, हमारे देश में टैक्स में जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो जो पैसा है उसका जो नेट है मतलब देखो यहाँ पे नेट मतलब क्या है? उसका जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, समझिए, नेट प्रॉफिट मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट में। उसके बाद अलोकेशन बिटवीन द स्टेट रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ दिस प्रॉफिट। ये जो इस रिकमेंडेशन किस चीज़ पे करते हैं? सबसे पहले जो रिकमेंडेशन करती है फाइनेंस कमीशन वो इस चीज़ पे करती है कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर, और उसके बाद क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस इकट्ठा करते हैं। मतलब जो टैक्सेस है इसको पब्लिक से मतलब जुटाते हैं। सबसे पहले क्या है? पहले क्या था? पहले था इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। अभी फिलहाल वो क्या है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST, उसके बाद स्टेट का SGST, उसके बाद इंटीग्रेटेड दोनों मिला के जो होता है इंटीग्रेटेड IGST। ऐसे तीन टाइप के टैक्सेस होती हैं। और फाइनेंस कमीशन के पास जो पावर है रिकमेंडेशन देखी, तो पहला पावर यही है कि ये जो टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो इकट्ठे हुए हैं, सारा रेवेन्यू जो इकट्ठा हुआ है, इसका जो नेट प्रॉफिट है ये हर एक स्टेट मतलब स्टेट और सेंटर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिस स्टेट से SGST या सेंट्रल GST या IGST इकट्ठा हुआ है उसको सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है रिस्पेक्टिव शेयर। मतलब जो स्टेट का जितना शेयर है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें जितना शेयर है उसके हिसाब से उसको सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये इस चीज़ पे रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताएगा कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र अगर 100 रुपये इकट्ठा कर रहा है मतलब टैक्स आ रहा है महाराष्ट्र को, तो उसमें से कितना % गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कितना महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को रहेगा। ये काम होता है रिकमेंडेशन करने का फाइनेंस कमीशन का। समझ गए? आगे द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट बाय सेंटर। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को कितनी ग्रांट्स अलोकेट करती, इस प्रिंसिपल पे ये चीज़ होगी। समझ गए? और कौन से फंड से आएगा वो सारे पैसे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो फंड हमने देखा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें से जो ग्रांट जाती है, समझ गए, एंड जो टैक्सेस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो टैक्सेस हम ये करते हैं मतलब सिटीजन जो टैक्सेस भरते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका जो इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशली इसका जो नेट प्रॉफिट है वो सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका कितना % स्टेट को रहेगा, कितना % सेंटर को रहेगा, ये सारी चीज़ें ना इस पर रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद। समझ गए? तो 14 फाइनेंस कमीशन जो था ना, अभी 15 फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, ये 2020 से अभी इस साल से लागू होगा। बट 14 फाइनेंस कमीशन है ना, इसने एक्चुअली रिकमेंडेशन दी थी 14 फाइनेंस कमीशन ने कि आप है ना 42% जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी जो प्रॉफिट होगा स्टेट वाइज। समझ गए? उसके बाद ये तो एक फंक्शन ही देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट हमने रिकमेंडेशन क्या दी थी वो देख लिया। आगे दूसरा रिकमेंडेशन क्या है? द मेजर नीडेड टू the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayat and municipalities in the state on the basis of recommendation made by the state finance commission। समझ गए? अभी देखो जैसे ये हमारा जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है हर एक स्टेट में। उसका काम क्या होता है? उसमें वही जैसे कि ये जो शेयर है हमारा जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या काम करता है? सेंटर और स्टेट में शेयर कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे देने चाहिए, स्टेट को कितने देने चाहिए, ये डिसाइड करता है, रिकमेंडेशन करता है इस पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। उसी तरह हर एक स्टेट में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसका काम क्या होता है कि जो स्टेट के पास पैसे है उसमें से पंचायत राज सिस्टम को मतलब सरपंच लोग को कितने पैसे देंगे, म्यूनसिपैलिटी को कितने पैसे देने, पंचायत समिति को कितने पैसे देने, जेडपी को कितने पैसे देने होंगे, उससे काम काज कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम किसका है? ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। अब ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये जो रिकमेंडेशन देता है वो जो पैसे आते हैं वो कौन से? हर एक स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसमें से वो पैसे जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या दिखा है, मतलब दिया है रिकमेंडेशन दूसरा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन आते हैं जो इफेक्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, उससे रिलेटेड अगर कोई आर्गूमेंट है, अगर मेजर नीडेड टू आर्गूमेंट, अगर इसको लगता है स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को कि इससे रिलेटेड हमें कुछ बात करनी चाहिए इनसे, समझ गए, मतलब स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो हर एक स्टेट का जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड, उसमें उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें उस पर अगर हमें बात करनी चाहिए, जैसे उसने रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि पंचायत राज को इतना पैसा देना है, म्यूनसिपल को इतना देना है, अगर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि इसमें ये गलत है या ऐसा ही है, जो भी है इससे रिलेटेड हमें बात करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। समझ गए, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी स्टेट को कि स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसमें से जो पैसे आप देने वाले पंचायत राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का करना चाहता है तो वो उस आर्गूमेंट को कर सकता है और वो रिकमेंडेशन कर सकता है। समझ गए। और तीसरा जो रिकमेंडेशन और तीसरी ये दो चीज़ें तो हमने देख ली, दो चीज़ों पे ऐसी चीज़ों पे रिकमेंडेशन करता है। तीसरी जो चीज़ है, एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, बाकी इनके पास अगर कोई मैटर आता है प्रेसिडेंट ऑफ, देखो एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगर इनको कोई मैटर बताते हैं कि इस मैटर पे आप ये कर दो, रिकमेंडेशन दे दो, तो फिर वो इस पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। समझ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शंस एंड रिकमेंडेशंस, तो ये हो गया खत्म। अगर एडवाइजरी रूल, अब एडवाइजरी रूल में क्या है, देखो ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसका जो रोल है ना वो बाइंडिंग नहीं, ये एडवाइजरी मतलब क्या, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको जो भी रिकमेंडेशन देता है कि आप, जैसे कि अगर फाइनेंस कमीशन ने कल बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम करो, आप 70% जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट को दे दो और 30% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी बस। अब देखो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि 30 पैसे में घंटा सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती, इतना हाईवे बनाना, इतने बड़े बड़े काम करने, इतना पैसा बांटना है, स्कीम बीम, समझ रहे क्या, सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स होती है अलग अलग, तो ये हो ही नहीं सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पिछला जो 14th फाइनेंस कमीशन है ना, उसने जो बोला था आप 42% दे दो, ये तो बहुत ज़्यादा रो के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा है, वैसे भी बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अगर नहीं, तो उनको वो कंपलसरी नहीं कि वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें। नॉट बाइंडिंग टू गवर्नमेंट के पास वो बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट उसको, मतलब ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट बोलेंगे मुझे नहीं पसंद, समझ क्या, इट इज़ अप टू यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, इट्स रिकमेंडेशन ऑन द ग्रांटिंग मनी टू स्टेट्स। देखो यहाँ पे इट इज़ अप टू यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर निर्भर है कि वो जो यहाँ पे देखो जो अपने जो रिकमेंडेशन से इसके फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो स्टेट को पैसे देना है, ग्रांट करना है, वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है, अप टू यूनियन गवर्नमेंट की उसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। समझ गए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, उसमें कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं कि जो जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो रिकमेंडेशन दिए वो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे इनको या नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा कोई उनके पास इनको ऐसा कोई मतलब ये नहीं, समझ गए क्या, बाइंडिंग नहीं इनके ऊपर, ये चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हमने एडवाइजरी रूल भी देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वन ऑफ द, कि ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसका गठन हुआ है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था, KC निगोई, समझ रहेगा, क्षितिज चंद्र निगोई इनका नाम था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ड्यूरेशन कितना था इसका? तीसरा जो क्वेश्चन वो है 1952 से लेकर 1957 तक इसका ड्यूरेशन था। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनका बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। समझ गए। उसके बाद ये देखो फाइनेंस कमीशन 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से लेकर 2020 तक था। अब जो 15th बनाए जो 2017 में इसका गठन हुआ है, ये 2020 से लेकर 2025 के लिए बनाए। अब इसके चेयरमैन वगैरह क्या क्या है, कौन है, देखो एक बार इधर देखते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन जो है NK सिंह है, इनका नाम है नंद किशोर सिंह जो बंदा, इस पर क्वेश्चन आएगा आपको। 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? पहला क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन का गठन कब हुआ है? 2017 में हुआ है। कब से कब तक 15th फाइनेंस कमीशन काम करेगा? 2020 से लेकर 2025 तक काम करेगा। बाकी 2 फुल टाइम में, मैंने बताया ना 4 मेंबर होते हैं, 4 और एक चेयरमैन से 5 टोटल मेंबर होते हैं। तो पहले कौन है? हमारे नंद किशोर सिंह जो है इकोनॉमिक्स रहे, समझ रहे, स्पेशल नॉलेज इनको इकोनॉमिक्स में, तो ये चेयरमैन है। उसके बाद ये क्या है? शक्तिकंदा दास। उसके बाद अनूप सिंह, ये फुल टाइम मेंबर है। और पार्ट टाइम रमेशचंद और अशोक लेहरी, ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। उसके बाद और क्या यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा 2007 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। 2 फुल टाइम मेंबर है, 2 पार्ट टाइम मेंबर है। समझ गए।
5 साल के लिए 2020 से 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा, मतलब लागू हो चुका है, और आगे 5 साल के लिए ये रिकमेंडेशन देगा। उसके बाद इसका जो मेन टास्क है कमीशन करने का, इसको गठन करने का जो मेन टास्क है ऑफ कमीशन वेयर स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक क्या है स्पेंडिंग एंड हेल्प द प्रोटेक्ट फिजिकल स्टेबिलिटी। मेन टास्क जो है कमीशन का वो स्ट्रेंथन का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, और क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग जो है इसको बढ़ाना है। और हाँ, बस इतना ही दोनों ही चीज़ें, क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, बट लोगों की जो पब्लिक स्पेंडिंग मतलब क्या, लोगों की जो खर्च करने की जो क्वालिटी उसको बढ़ाना है, स्पेंड करने का, पैसे खर्च करके, और हमारा जो स्टेबिलिटी फिजिकल स्टेबिलिटी हमारे देश की इकोनॉमी की, उसको स्टेबलाइज करना है, समझ गए, उसको प्रोटेक्ट करना है उसको स्टेबिलिटी को। तो ये था 50 फाइनेंस कमीशन। ये देखो इनके सिंह है या सेक्रेटरी इसके, और ये 4 मेंबर, ऐसे मिल के 5 मेंबर 50 फाइनेंस कमीशन को गठन किया गया है। तो इस तरीके से हमने ये 5 नंबर का जो हमारा टॉपिक था ये भी देख लिया, और इसी के साथ साथ हमारा जो आज का लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूट बॉडी जो थी 4 नंबर का एक्चुअली, उसका नाम था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट कर दिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।